सॉरी फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमें रुकना पड़ा। अब हम आगे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारा। हम देख रहे थे जो डेफिनेशन दी है 2Q में रेस्पोंडेंट की। रेस्पोंडेंट तो बेरेक के अकॉर्डिंग उसमें सिर्फ कौन हो सकता है? अडल्ट मेल मेंबर, ओनली अडल्ट मेल हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक केस बहुत फेमस, हीरल हरसोरा, हीरल हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा। कुसुम हरसोरा ही सफिशियंट है। इस केस में क्लियर किया क्या इट ऑल्सो इंक्लूड फीमेल मेंबर, एडल्ट फीमेल। इसका मतलब है कि कोई अडल्ट फीमेल भी डोमेस्टिक वायलेंस कॉज कर सकती है। तो इस चीज का हमने उस वक्त छोड़ दिया था, छोड़ा नहीं था। एक्चुअली जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसको कुछ इस तरीके से वर्ड्स को लिंक करके पढ़ा था, तो उसके बीच में इतना सब कुछ लिख के फिर वो एक लिंकेज था, वो टूट जाता तो फिर कहीं ना कहीं वो फ्लो बिगड़ता है। तो उस चीज के लिए हमने उनको सेपरेट रखा, और कुछ कंसेप्ट थे उसके अलावा जो केस लॉस थे उनको भी हम सेपरेटली पढ़ते चले। इसके अलावा एक कंसेप्ट इसका और है इस एक्ट के बारे में। ये एक्ट कब इन्फोर्स हुआ? 26 अक्टूबर, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 26 अक्टूबर 2006। असेंट का भी देख लेते हैं। असेंट मिली हमको 13 सितंबर 2005। अब बात आती है कि इन दोनों डेट से पहले अगर कोई भी ऐसा एक्ट हुआ है तो उस चीज पे इसकी एप्लीकेबिलिटी का क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब मान लीजिए कि 12 सितंबर को अगर कोई इंसिडेंट हुआ है 2005 को, अब क्या वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड कोई भी प्रोसीडिंग्स टीवी एक्ट के अकॉर्डिंग ला सकती है? तो उसका आंसर है यस। क्यों? क्योंकि ये जो बेयर एक्ट है ये रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन रखता है ये बेयर एक्ट, ये लॉ। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने, केस का नाम है बीडी भानोट वर्सेस सविता भानोट। इस केस में क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये जो लॉ है डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस और कंसेप्ट्स हमने आज जाने। इसके अलावा जो एक केस लॉ मैं मिस कर गया था, ये था उस जो हमारे नेचर जो हमने इस एक्ट का पढ़ा कि सिविल है या क्रिमिनल, उससे रिलेटेड। तो उस केस का नाम भी देख लीजिए, पुनप्पा रेड्डी RDY वर्सेस पुनप्पा रेड्डी स्वर्ण कुमारी। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये जो डीबी एक्ट है इसका क्या नेचर है, इसमें जो रिलीफ्स मिलेंगे वो सिविल नेचर। इसमें कोर्ट ने कंफर्म कर दिया, अपेक्स कोर्ट ने। तो अब कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि इसमें सिविल नेचर के हैं या क्रिमिनल नेचर के। तो इसी की वजह से मद्रास हाई कोर्ट में जो जजेस फेवर करते थे इस बात को, सिविल नेचर को, उनका मानना था कि जो जस्टिस सुब्रमण्यम ने कहा ये क्रिमिनल नेचर का है, तो कहीं ना कहीं उनकी उनकी नॉलेज में
ये चीज नहीं लाई गई इस केस के बारे में, इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा होगा। यह मानना था मद्रास हाई कोर्ट का भी। तो सुप्रीम कोर्ट एक क्लियर करता है, किसका जजमेंट है? सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट एरिका। अब हमारा बचता है छोटा सा पोर्शन चैप्टर 3 का, सेक्शन 4 से लेके और सेक्शन 11 तक। सेक्शन 4 की बात करते हैं सबसे पहले। तो सेक्शन 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। सेक्शन 4 बात करता है कि कौन इस केस में अप्लाई करेगा या अप्रोच करेगा अगर जो भी एग्रीड वुमेन है उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो सेक्शन 4 बताता है कि कोई भी पर्सन बोनाफाइडली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाके उस चीज से रिलेटेड बात बता सकता है, उस पूरा इंसिडेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर के समक्ष रख सकता है। कोई भी एनी पर्सन, इसमें वर्ड यूज हुआ है एनी पर्सन। इस चीज को हमने समझा था 198 ए सीआरपीसी से कनेक्ट करके। देख चुके हैं हम इस चीज को कनेक्ट करके, जो डिफरेंस है वो भी हमने समझ लिया। और प्रोटेक्शन, ये किसको बोल करेगा कंप्लेंट? प्रोटेक्शन ऑफिसर को उस चीज के बारे में इन्फॉर्म करेगा। जब ये इन्फॉर्म कर देगा तो इसके बाद आता है कि सेक्शन 5। सेक्शन 5 बात करता है हमसे कि जो ड्यूटीज होंगी पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मैजिस्ट्रेट की। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, इनकी क्या क्या ड्यूटीज होती है। वो ट्रिक क्या है कि सब अपने अपने काम करेंगे। अब सब अपने अपने काम इन द सेंस, इसमें किस किस की बात है? पहले तो ये पॉइंट्स ध्यान रखें हम। प्रोटेक्शन ऑफिसर, सबसे बड़ा कौन? मैजिस्ट्रेट। सबसे पहले हम मैजिस्ट्रेट का देखते हैं। उसके बाद आता है इसमें पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, किसी को भी ले लीजिए, सर्विस प्रोवाइडर सब पब्लिक सर्वेंट है। कौन से सेक्शन में लिखा? सेक्शन 30 में लिखा। सर्विस प्रोवाइडर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, इन सबकी ड्यूटीज और पावर्स की, ये ड्यूटीज की बात करता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि वो पर्टिकुलर कोई भी उसके पास जो कंप्लेंट आई है उसमें वो चेक करेगा और उसके बाद उसके पास जो भी रिलीफ्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली उसको रिलीफ्स ग्रांट करेगा। यानी उसके राइट्स और रिलीफ्स, इससे रिलेटेड जो उसका राइट है एप्लीकेशन किसके लिए, टू ऑब्टेन द रिलीफ, उसके बारे में इसको बताएगा। तो क्या चीज? रिलीफ। तो ऐसे याद रखिए मजिस्ट्रेट का काम, ड्यूटीज, इसमें 4 पॉइंट बताए हैं, 4 लोग बताए हैं, तो इसमें 4 ही पॉइंट है। क्या? सबसे पहले मजिस्ट्रेट का काम, मजिस्ट्रेट का क्या काम आ गया? रिलीफ। तो मजिस्ट्रेट रिलीफ ग्रांट करता है, तो रिलीफ के बारे में बता दिया। सेकंड नंबर पे सर्विस प्रोवाइडर के पास जो भी अवेलेबल है, जो भी चीज वो कर सकता है, जो भी उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज हैं, उसके बारे में सर्विस प्रोवाइडर बताएगा। सर्विस प्रोवाइडर किस चीज की बात बताएगा? थर्ड कौन है? प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेगा? वो भी उसके पास जो अवेलेबल सर्विसेज हैं उसके बारे में बताएगा। लास्ट में है पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस ऑफिसर क्या बात करेगा? पुलिस ऑफिसर अगर वो कॉग्निजेबल केस है तो उसको अरेस्ट करेगा या फिर जो भी नेसेसरी एक्शन है वो करेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट ही कैन प्रोसीड। तो पुलिस ऑफिसर का क्या काम था? पुलिस ऑफिसर का काम यही था कि अगर वो कोई कंप्लेंट है तो कंप्लेंट को फाइल करेगा, और अकॉर्डिंग टू अगर उसमें कोई पर्टिकुलर केस अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो डायरेक्ट उसके अकॉर्डिंग एफआईआर और आगे प्रोसीड करेगा। तो कंप्लेंट फाइल करता है, या फिर वो जो 31 का देखा, अगर ऐसा कोई केस है तो अप्रोप्रिएट जो भी एफआईआर वगैरह फाइल करनी है वो फाइल करता है। जनरली कंप्लेंट की बात करता है ये।
पर ये हम एडिशनली समझ सकते हैं कि अगर केस 31 का है, कॉग्निजेबल है, नॉन बिलेबल है, तो उस केस में वो एफआईआर फाइल करेगा। इसके बाद एक पॉइंट है इससे पहले, पर उसको जनरली ये 4 पॉइंट हमने सीक्वेंस से, इसलिए ये बेरेट का सीक्वेंस नहीं है, बस याद करने के 4 पॉइंट है। पांचवा जो पॉइंट वो है कि जो अवेलेबल एड्स होते हैं, एड्स मतलब लीगल एड्स, फ्री लीगल एड की बात है। फ्री लीगल एड इसमें लीगल अथॉरिटी जो एक्ट है उसका उसके अकॉर्डिंग जो भी फ्री लीगल एड्स उसको प्रोवाइड किए जा सकते हैं, उससे रिगार्डिंग उसको सूचना दी जाएगी एग्रीड पर्सन। उसको कौन करेगा ये काम? ये चारों का काम, ठीक है। ये सेक्शन 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन 6 की बात करते हैं। सेक्शन 6 बात करता है शेल्टर होम, एक शेल्टर होम की जो ड्यूटीज है उसके रिगार्डिंग। शेल्टर होम का यहाँ पे क्या रोल है कि अगर एग्रीड वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसको बाहर निकाल दिया है घर से, कोई भी ऐसी घटना है, या फिर उसको घर जाने में कहीं ना कहीं उसको कोई हार्म है, या फिर उसको कोई खतरा है, तो उसके बिहाफ पे एक व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं। तो शेल्टर होम में क्या होता है, उसको एक शरण दी जाती है। तो शरण कैसे दी जाती है? या तो वह खुद रिक्वेस्ट करे, ऑन रिक्वेस्ट, या तो एग्रीड वुमेन खुद रिक्वेस्ट करे इसमें, या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी रिक्वेस्ट पे, या प्रोटेक्शन ऑफिसर है इनकी रिक्वेस्ट पे इसको शेल्टर होम में लेने की लाइबिलिटी है। शैल वर्ड यूज किया गया है, कहीं ना कहीं मैंडेटरी किया है। कौन? जो इसका इंचार्ज है शेल्टर होम का, इसका इंचार्ज है, इंचार्ज ऑफ शेल्टर होम, वो क्या करेगा? शैल प्रोवाइड शेल्टर, शेल्टर, या फिर एडमिट करेगा उसको। ये सेक्शन 6 बात करता है। इसके बाद सेक्शन 7 बात करता है मेडिकल फैसिलिटीज से रिलेटेड। इसमें भी सेम है, shall be provided by the in charge of medical facility on request of same aggrieved person, service provider on her behalf, और प्रोटेक्शन ऑफिसर ऑन हर बिहाफ। सेम पॉइंट्स हैं, इनको याद रखते चलिए, कुछ खास है नहीं इसमें समझाने का जो हम देखें। इसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट इसमें करने की बात कही गई है सेक्शन 8। अभी तक हमने देखा कि प्रोटेक्शन, हमने स्टार्टिंग में भी देखा प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है जो पर्सन एक तरीके से ब्रिज की तरह काम करता है जस्टिस और एग्रीव्ड पर्सन के बीच में, वो न्याय दिलाने के लिए एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको अपॉइंट कौन करेगा, इस चीज के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है बिल्कुल सिंपल, स्टेट गवर्नमेंट करके बाय द नोटिफिकेशन। अब स्टेट गवर्नमेंट करती है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि कोई मंत्री फोन करके अपॉइंट कर देगा, नहीं। इसमें सिंपल सी बात होती है, एक प्रॉपर नोटिफिकेशन निकलता है, गैजेट नोटिफिकेशन निकलता है ऑफिशियल गैजेट पे, उसके अकॉर्डिंग इसकी अपॉइंटमेंट होती है, और वो इसमें प्रेफर किया जाता है वुमेन को। वुमेन आर प्रेफर्ड। प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है क्योंकि कहीं ना कहीं एग्रीव्ड वुमेन है, तो वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको जो भी जिस तरीके से भी उसके साथ रहना है, जो भी काम करना है, तो उसमें एक वुमेन ही होती है। इसके अलावा इसकी जो भी क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है, किस बेस पे इसका अपॉइंटमेंट होगा, वो सारा प्रेस्क्राइब किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। रूल्स बना के, लॉ बना के वो प्रेस्क्राइब किए जा सकते हैं स्पेसिफिकली। तो इसमें ऐसा कोई खास है नहीं कुछ। अब ड्यूटीज और फंक्शंस की बात आती है। इसकी ड्यूटीज और फंक्शंस वो सेक्शन 9 में उसकी एक पूरी लिस्ट दे रखी है। सबसे पहला तो इसका असिस्टेंस, इसको मजिस्ट्रेट को असिस्ट करते हैं ये। सेकंड,
DIR बनाते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। उसके अलावा इसका और कोई क्या क्या ये काम करता है, इसका काम होता है कि जो एप्लीकेशन हमने सेक्शन 4 में देखा ना, ये एप्लीकेशन इसके पास वो गया कोई थर्ड पर्सन कि ऐसा ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर चीज की कंप्लेन करेगा या एप्लीकेशन फाइल करेगा। इससे रिलेटेड कहाँ पे एप्लीकेशन कहाँ फाइल होती है, सेक्शन 12 में। तो जो एप्लीकेशन फाइल करेगा इसके बिहाफ पे किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास, उसका प्रोविजन है। उसके बाद जब इसने कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन फाइल की है तो उसके बाद अगर कोई एंश्योर करेगा कि जो भी लीगल एड वगैरह है अवेलेबल, सीक्वेंस से समझ सकते हैं इस चीज को अपन, असिस्टेंस देने का जनरल काम है। फिर DIR बनाएगा, DIR जैसे रिपोर्ट वहां जब इसका फंक्शन जैसे वो वहां पहुंचेगा जहां पे जो जगह पे इंसिडेंट हुआ है वहां पहुंचेगा, पहुंच के वो वहां की रिपोर्ट तैयार करेगा, रिपोर्ट तैयार करके वह उस चीज की जो कॉपीज हैं उसको पुलिस स्टेशन में और मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। एप्लीकेशन वो फाइल करेगा फिर मजिस्ट्रेट के पास, उसके बिहाफ पे एप्लीकेशन फाइल करेगा। तो एप्लीकेशन तो फाइल कर दी, अब हो सकता है एग्रीड वुमेन के पास कोई इतनी पैसे वाली नहीं है कि किस तरीके से वो अपना उसका खर्चा उठाएगी, तो सारा वो इंश्योर करेगा कि इस केस में जो भी लीगल एड उसको मिल सकता है वो उसको प्रोवाइड हो, इसके अकॉर्डिंग जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट है 1987 का, उसके अकॉर्डिंग इसमें सब कुछ प्रोवाइड हो। इसके अलावा उसको क्या काम है, मेंटेन करता है वो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उसकी लिस्ट को मेंटेन करता है, और सर्विस प्रोवाइडर है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर की लिस्ट मतलब जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर का है वो क्या करता है, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर उनकी लिस्ट मेंटेन रखता है। लिस्ट इन द सेंस ये कोई आदमी भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है सर्विस प्रोवाइडर। तो इस वजह से उसको लिस्ट रहनी चाहिए कि उसके एरियाज में कौन कौन सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट इसका काम होता है कि वो सेफ शेल्टर होम, अभी अपन ने देखा सेक्शन 6 में, कनेक्ट करके पढ़ेंगे इसको। सेक्शन 6 में अपन ने देखा शेल्टर होम, शेल्टर होम के लिए रिक्वेस्ट करता है। जब रिक्वेस्ट इसने अगर की है तो उस चीज के बारे में इसको क्या करना है, उसको जो लॉज कराया है उसमें शेल्टर होम में, यानी उसको जो भर्ती किया है एडमिट करवाया है इसने अगर इसके थ्रू हुआ है तो उस चीज की इन्फॉर्म वो करेगा, किसको करेगा, एक कॉपी तो पुलिस स्टेशन में दे देगा, और एक कॉपी मजिस्ट्रेट को देगा। जो भी लॉस किया है उसने उस महिला को, उससे रिलेटेड बात करता है। उसके बाद इसमें पॉइंट आता है कि अगर वो कोई जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको मेडिकल एग्जामिन, वही सीक्वेंस वाली बात है, सेक्शन 6 के बाद आता है सेक्शन 7, इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो रिक्वेस्ट करता है। तो शेल्टर होम के बाद सेक्शन 6 वाला एक इसका काम है वो करता है, अगर महिला उसके पास आई है तो उसको करके वो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाता है, और जो भी उसका इंचार्ज है इसकी रिक्वेस्ट पे वो मेडिकल एग्जामिन हो जाता है उसका। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद वो अब आगे उसका क्या काम होता है, जो रिलीफ्स है, जो भी रिलीफ प्रोवाइड होते हैं इस अपने इस लॉ में, DB एक्ट में, उनको वो इंश्योर करता है, उसके बारे में उसको बताता है किस तरीके से, तो कहीं ना कहीं उसकी हेल्प करता है वो रिलीफ्स। 18 से 22 जितने भी रिलीफ अवेलेबल है वो सब, तो इसको एक बार सीक्वेंस से अपन समझते हैं। सेक्शन 8 सबसे पहले असिस्ट करेगा, असिस्ट करने के बाद DIR बनाएगा, उसकी कॉपी भेजेगा पुलिस स्टेशन और मैजिस्ट्रेट को। इसके बाद उसके पास अगर सेक्शन 4 की प्रोसीडिंग है, ये ट्रिक है इधर जो मैं लिख रहा हूँ, ये ट्रिक चलती जाएंगी। सेक्शन 4 की क्या है, अगर उसके पास वुमन आई थी उसने कुछ किया तो उसकी एप्लीकेशन वो उसके बिहाफ पे फाइल करेगा, कोई थर्ड पर्सन आया था सॉरी, तो उसकी एप्लीकेशन फाइल करेगा कहाँ पे, मजिस्ट्रेट के पास। अब अगर एप्लीकेशन फाइल कर दी, जब कोर्ट में पहुंच गए दोनों, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर एग्रीड महिला के पास पैसे नहीं थे या फिर कोई भी फाइनेंशियली वो वीक थी, तो उसको लीगल एड, इसकी अगली जस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसको लीगल एड देगा, इंश्योर करेगा कि वो उसको कैसे मिलती है, जो भी उसका प्रोविजन है, क्योंकि महिला को तो पता नहीं कानून में कैसा क्या चलता है। उसके बाद सेक्शन 4 के बाद बारी आती है सेक्शन 6 की, तो 6 में क्या है, शेल्टर, शेल्टर होम में उसको लॉज कराएगा और उसकी कॉपी
इसकी वो कॉपी पुलिस स्टेशन में देगा और मैजिस्ट्रेट को देगा, क्योंकि कल को हो सकता है ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो महिला थी या जो भी था, उसने कोई वो गलत पर्सन हो और वो किसी गलत जगह पे ना छोड़ दे, तो वो इस वजह से एक प्रिवेंशन के तौर पे इस चीज को रखा गया है कि जैसे ही वो लॉन्च कराता है तो उसको कहां भेजा है उसकी पूरी जानकारी इन दोनों को साझा करेगा। अब आता है सेक्शन 7, इसमें भी इसका रोल अपन ने पढ़ा है। सेक्शन 6 का रोल कंप्लीट किया तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन का रोल आ गया अब इसका, या जो भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो इसको प्रोवाइड करवाएगा। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो गया तो अब सीधा इसका रोल आ जाता है 18 से 22 का, जो भी रिलीफ्स अवेलेबल है वो इंश्योर करेगा। ये सब कंप्लीट हो गए, इनके अलावा जो भी प्रेस्क्राइब है, प्रेस्क्राइब ठीक है, ये काम करता है। ये ट्रिक वाइज हम इसको, और ये सीक्वेंस भी है, बेरेक्ट का सीक्वेंस भी यही है, तो कहीं ना कहीं हमने सीक्वेंस के तरीके से इसको ट्रिक भी हो गई और एक पूरा सिस्टम हो गया, सिस्टमेटिक, इसको हम याद रख सकते हैं। इसके बाद इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वो मजिस्ट्रेट के अंडर काम करता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर किसके अंडर होगा? मजिस्ट्रेट के अंडर। इसको असिस्ट करने का इसका काम है, तो इसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ये सेक्शन कंप्लीट हो गया अपना 9। इसके बाद आती है बात सर्विस प्रोवाइडर की, सेक्शन 10। सर्विस प्रोवाइडर, तो सर्विस प्रोवाइडर कौन हो सकता है? कोई भी एसोसिएशन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, तो इनका रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। इसके अलावा कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। इसके अलावा इसके जो फंक्शंस और जो भी ये काम करेगा, इसकी पावर्स हैं, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है कि वो DIR वगैरह प्रिपेयर करने से रिलेटेड और जो भी अवेलेबल सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड सारी बात करेगा। और जो इसमें मेडिकली एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट थी, वो मेडिकल रिपोर्ट जो भी होगी उसको ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर को फॉलो करेगा, फॉरवर्ड करेगा। अगर ये करवाता है मेडिकल एग्जामिनेशन तो वो उस तरीके से। इसके बाद आता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 बात करता है ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। इस बैरक की खास बात यही है कि इसमें ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की भी कुछ ड्यूटीज इसमें फिक्स की गई है। तो गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है? गवर्नमेंट की ड्यूटी यही है कि इस बैरक, इस लॉ के बारे में सबको अवगत कराना। अब वो कैसे? बाय टेलीविजन, बाय रेडियो और किसी अनदर तरीके से एडवर्टाइजमेंट करके भी वो उस चीज के बारे में अवगत किया जा सकता है लोगों को। उसके अलावा ये आपस में समन्वय बिठाता है, किसके बीच में? जो ऑफिशियल्स हैं, और उसके अलावा जो भी कोऑर्डिनेशन जिन जिन के बीच में भी होता है, गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स और उनके बीच की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने का काम भी गवर्नमेंट का होता है। तो मेरे ख्याल से हमने अब इस पूरे बेर एक्ट को डिटेल में कवर कर लिया, इसमें कुछ नहीं छूटा, पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन वाइज और जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉस थे हमने उसको देख लिया। इसका नेचर क्या था, ये कैसे एप्लीकेबिलिटी, इसकी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी है, इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इसके 5 जो भी चैप्टर हैं, 37 सेक्शंस हैं, उनको हमने डिटेल में किया। और इसी के साथ डीबी एक्ट आज समाप्त हुआ। So, thank you. Have a nice day.